हेलो फ्रेंड्स, मैं रवि कुमार आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं आपके इस यूट्यूब चैनल आरजीभी आईटीआई में। इस चैनल के माध्यम से हम लोग क्या है कि रेगुलर एंटिटी से रिलेटेड कोर्सेज के बारे में पढ़ रहे हैं, इसका यूज हम लोग बीएड सीटेट इन सब एग्जाम्स में भी कर सकते हैं। तो चलिए, हम लोग का जो आज का टॉपिक है ना, शिक्षा के सिद्धांत। हमारा जो पेपर 4 चल रहा है, शिक्षा के सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ एजुकेशन, उसके अंदर जो आज का हमारा टॉपिक है वो है भावात्मक एकता। तो भावात्मक एकता, इमोशनल इंटीग्रेशन जिसको इंग्लिश में कहा जाता है, आखिर है क्या? ठीक है ना। तो भावनाएं, हर व्यक्ति, जो भी व्यक्ति है, व्यक्ति के अंदर कुछ ना कुछ भावनाएं होती है। तो भावनाओं में एकता मतलब जैसा जैसा फीलिंग्स, जैसा भावना हम रखते हैं किसी के प्रति, किसी भी कार्य के प्रति, किसी व्यक्ति के प्रति जो भावनाएं होती है, या किसी संस्था के प्रति जो भावनाएं हैं, अपने देश के प्रति क्या हमारी भावनाएं हैं, ऐसे ही समान भावनाएं, अगर जैसा भावना हम रखते हैं, अगर समान भावना अगर सामने अगर कोई व्यक्ति रखता है और हम दोनों में बेहतर तालमेल है, तो उससे बोल सकते हैं भावनात्मक एकता। ठीक है ना। चलिए, इसको समझते हैं थोड़ा जवाहरलाल नेहरू के शब्दों में। तो इनके अनुसार क्या है भावात्मक एकता, तो थोड़ा सा देखते हैं कि भावात्मक एकता से इनका मानना था, जवाहरलाल नेहरू का, कि भावात्मक एकता से अभिप्राय अलगाव की भावना का दमन तथा मस्तिष्क एवं हृदय की एकता है। अलगाव, अलगाव मतलब ऐसी भावना जो कि इनका क्या कहना है कि भावात्मक एकता से अभिप्राय अलगाव की भावना का दमन। मतलब अलगाव मतलब ऐसा है कि किसी व्यक्ति से लगाव नहीं रहना, या किसी ये समाज से लगाव नहीं रहना। तो उस तरीके की भावना का क्या करो, भावना का दमन, दमन कर दो, मतलब उसको समाप्त कर दो, अपने अंदर से उस भावना को निकाल के फेंक दो। तथा मस्तिष्क एवं हृदय में क्या करना है, मस्तिष्क एवं हृदय की एकता से, मतलब कि एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के साथ मस्तिष्क का बेहतर तालमेल हो, आप जो सोचते हो वैसा वो सोचता हो, और क्या है हृदय, मतलब दिल से बिल्कुल, है ना, दिल से बिल्कुल आपस में एकता होनी चाहिए, उसको बोलते हैं भावात्मक एकता। ये था जवाहरलाल नेहरू का स्टेटमेंट। चलिए, इससे आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि भावात्मक एकता को अब हम विभिन्न पार्ट्स में बांट के पढ़ेंगे, छोटे छोटे टुकड़ों में, जैसा कि हम लोग पहले से करते आए हैं। तो भावात्मक एकता का आधार क्या है, किन आधारों पे कह सकते हैं, किन बेसिस पे कह सकते हैं कि भावात्मक एकता मतलब इन पार्ट्स में डिवाइड हो सकते हैं, मतलब या फिर कह सकते हैं भावात्मक एकता इन इन चीजों से संबंधित होती है। उनका आधार देख लेते हैं कि क्या आधार होते हैं। तो सोचिए, भावात्मक एकता के क्या क्या आधार हो सकते हैं, आप लोग खुद भी सोच सकते हैं ना। सबसे पहला क्या है, रक्त। जिससे रक्त का संबंध होता है उससे भावनात्मक रूप से हम लोग जुड़े होते हैं, है ना। तो रक्त से क्या है, भावात्मक एकता का संबंध है, ये भी इसका आधार है। रक्त के बाद क्या है, जाति, है ना। अगर एक ही जाति के लोग हैं, दूसरे जाति के लोग से थोड़ा द्वेष होता है, अपने जाति के लोगों से क्या होता है, भावात्मक एकता उनमें होती है। तो फिर उसके बाद क्या है कि जैसे देखिए, आप कहीं बाहर निकलिए किसी दूसरे शहर में, बड़े शहरों में रहने के लिए, उसमें क्या है, उसमें आप लोग एक चीज देखे होंगे कि अगर अपने शहर का अगर कोई व्यक्ति मिल जाए, फिर वो जात का हो या नहीं हो, किसी और जाति का हो, उससे रक्त का संबंध हो अथवा ना हो, लेकिन अगर दूसरे शहर में अगर अपने शहर का अगर लोग मिल जाए कहीं बाहर, सपोज आप बेंगलोर चले गए, कहीं और चेन्नई चले गए, वहां आपके शहर के लोग मिल गए, तो उसमें क्या है, उससे उसके साथ आप लोग भावनात्मक रूप से जुड़ा लगाव रखते हैं, है ना। यार चलो मेरे शहर का लोग मिला, ऐसा होता है वहां। तो कह सकते हैं स्थान, कि अगर एक ही स्थान से अगर लोग हैं तो भी उनमें क्या होती है, भावात्मक एकता होती ही होती है। उसके बाद क्या है, रहन सहन। अगर रहने सहने का, अगर रहने का तरीका ढंग अगर एक ही जैसा है तो भी आपस में कोऑर्डिनेशन बनता ही बनता है। उसके बाद है खान पान। खान पान, जिन व्यक्तियों का क्या है, खान पान एक जैसा है, तो चलो प्लान हो गया कि आज पार्टी करेंगे या पिकनिक करेंगे, और एक जैसा अगर उन दोनों में अगर कोऑर्डिनेशन है तब ऐसा होता है। वरना अगर ऐसा है कि एक नॉनवेज खाने वाला, एक वेज खाने वाला, तो क्या वो दोनों साथ में पिकनिक करेंगे, पार्टी करेंगे? नहीं करेंगे। तो खान पान भी मायने रखता है भावात्मक एकता में। और हो सकता है इसमें जैसे जीवन यापन। जीवन यापन का क्या है कि अगर जीवन यापन का भी अगर आपका तरीका अगर एक है ना, जिंदगी जीने का तरीका अगर आपका एक ही जैसा है, तो भी आपस में क्या है, एकता, भावात्मक रूप से आप एक रहते हो। और क्या हो सकता है, तो देखिए यहाँ पे जीवन यापन की विधि कह सकते हैं ना, कि इनकी विधि,
एक जैसी हो तब। उसके बाद क्या है कि आर्थिक, है ना, अगर कोई ऐसा है कि एक ही समुदाय का तो है परंतु क्या है कि एक बहुत गरीब और एक व्यक्ति बहुत अमीर है, तब भी दोनों के बीच में काफी हाई बन जाती है। दोनों का आपस में शायद बातचीत हो या ना हो, बड़े लोग फिर बात नहीं करते या छोटे लोग ऐसा कुंठित भावना रखते हैं कि अब तो वो काफी बड़ा हो गया, अब हमसे क्या बात करेगा, तो इस लिहाज से फिर वो भी नहीं जाता उनके पास। तो क्या है, आर्थिक रूप से भी मतलब इकोनॉमिकली, इकोनॉमी भी होता है जो उसमें एक बड़ा फैक्टर है, अर्थात आर्थिक और आर्थिक सामाजिक, ये भी एक आधार है जिसके कारण क्या होता है कि आप भावनात्मक रूप से एक दूसरे के साथ नहीं जुड़ पाते हैं। ठीक है ना, तो अगर जिनका आर्थिक और सामाजिक, सामाजिक तौर पे, आर्थिक तौर पे अगर उनमें अगर समताएं पाई जाएंगे तो क्या होता है कि वो उनमें भावात्मक एकता देखने को मिलती है। ठीक है, इसके बाद क्या है, राजनैतिक। आजकल के लिए ये शब्द बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, जो राजनैतिक, राजनैतिक दृष्टिकोण जिनके, जिन दो व्यक्तियों का, दो लोगों का मिलता हो, किसी भी जाति धर्म समुदाय से हो, तो उनमें आजकल क्या है कि भावात्मक एकता देखने को मिलती है कि अगर एक ही पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं, किसी एक ही व्यक्ति को सपोर्ट कर रहे हैं, तो ऐसे सिचुएशन में क्या होता है कि उनका जो राजनीतिक दृष्टिकोण है वो दोनों का एक ही जैसा होता है। इसके कारण उनमें भावात्मक एकता देखने की। और भी ऐसे बहुत से आधार, ऐसे बहुत से तत्व हो सकते हैं, बेस हो सकते हैं, जिनके आधार पर हम लोग कह सकते हैं कि भावात्मक एकता आपस में बनती है। चलिए इसके बाद देखते हैं, भावात्मक एकता के बाद देखते हैं भावात्मक एकता की आवश्यकताएं। आखिर भावात्मक एकता की क्या आवश्यकताएं हैं उसको थोड़ा सा हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। तो क्या है कि मनुष्य, सबसे पहले क्या है, भावात्मक एकता क्यों आवश्यक है, तो कह सकते हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, बिल्कुल है। हम लोग बचपन से इस चीज को पढ़ते आ रहे हैं, छोटे से एक क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, क्या है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। उसके बाद क्या है कि मनुष्य क्यों, भावात्मक एकता के लिए और क्या आवश्यकता है, अब तो सामाजिक प्राणी है, ये एक आवश्यकता है भाई, सामाजिक प्राणी है तो भावात्मक एकता के लिए ये आवश्यक तत्व थे। दूसरा क्या है कि निस्वार्थ की भावना, है ना, मनुष्यों में क्या होनी चाहिए, तो निस्वार्थ की भावना। अगर कोई व्यक्ति अगर स्वार्थ की भावना से अगर आपके पास आता हो तो क्या वो भावात्मक रूप से, अगर वो भावात्मक रूप से आपसे जुड़ाव रख पाएगा, लगाव रख पाएगा, नहीं रख पाएगा। ठीक ना, तो क्या है, निस्वार्थ की भावना होनी चाहिए। उसके बाद क्या है, थर्ड, इसमें क्या है, संकीर्णता को दूर रखना। ठीक ना, संकीर्णता मतलब छोटी सोच जो है उससे आपको बचना है, संकीर्णता से दूर रहना आपको रहना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर भावात्मक रूप से आप एक नहीं हो सकते। जैसे छोटी छोटी चीजों के लिए हम, अगर मेरा कोई बहुत अच्छा दोस्त, बहुत अच्छा मित्र है, तो उससे क्या है, छोटी छोटी सी चीजों के लिए हम उससे नहीं झगड़ा कर सकते। अगर कोई ऐसी, मेरी कोई, अगर हम, मेरा कोई सामान है, अगर छोटा सा चीज अगर वो तोड़ दिया फोड़ दिया, तो उसके लिए हम उससे झगड़ा नहीं कर सकते। अगर ऐसा करेंगे तो क्या होगा, भावात्मक रूप से ये एकता नहीं, अलगाव हो जाएगा यहाँ पे, है ना। तो इन चीजों से बचना चाहिए। ये था भावात्मक एकता के कुछ आवश्यकताएं, मतलब उन सभी चीजों के परिणाम स्वरूप ही आप भावात्मक रूप से एक हो सकते हैं। अब है भावात्मक एकता की बाधाएं। बाधाएं क्या क्या है, किन चीजों के कारण लोग भावात्मक रूप से एक नहीं हो पाते हैं, इसको थोड़ा सा देखते हैं। तो इसमें क्या है, ये सामाजिक तौर पे आम व्यक्ति इस चीजों को, इन चीजों को समझता है, बहुत ही सरल सी बात है। और मेरा प्रयास भी रहता है कि आपको और सरल करके बताया जाए ताकि समझने में अत्यधिक कठिनाई ना हो। तो इसमें जो पहली बाधा है, बाधा तो बहुत सारे हैं पर इसमें कुछ बाधाएं ऐसी हैं, जैसे सबसे पहले क्या है कि भारत, क्या है ना कि भारत एक विविधताओं का देश है ना। क्या है कि भारत विविधताओं का देश है, विविधताओं का देश, ये तो आप लोग को पता है। यहाँ क्या है, यहाँ
बहुत सारे जाति, समुदाय, धर्म, वर्ग के लोग रहते हैं, अलग अलग भाषाएं बोलते हैं, अलग अलग क्षेत्रों में रहते हैं, उनका खान पान, रहने सहने का तरीका, बहुत सारी चीजें अलग है। नॉर्थ इंडिया में आइए कुछ अलग मिलेगा, साउथ में जाइए कुछ अलग मिलेगा, मिडिल वाला कुछ और है, वेस्ट में थोड़ा अलग कल्चर है, नॉर्थ ईस्ट में चले जाइए तो उधर का कुछ अलग ही कहानी है ना। तो बहुत सारी, मतलब भारत विविधताओं से भरा पड़ा है, भाषा को लेकर, धर्म को लेकर, रहन सहन को लेकर, खान पान, जीवन यापन, हर तरीके से भारत विविधताओं से भरा पड़ा है। तो ये भारत क्या है कि एक विविधताओं का देश है। तो इसके कारण क्या है, यहाँ सांस्कृतिक उथल पुथल, सांस्कृतिक उथल पुथल देखने के लिए मिलती है। ये इसका सबसे बड़ा बाधा है ना। यहाँ अक्सर ऐसा होता है कि सांस्कृतिक तौर पे, धार्मिक तौर पे क्या होता है, आपस में लोग झगड़ जाते हैं, या दो समुदायों के बीच में कुछ ऐसी घटनाएं, अप्रिय घटनाएं घट जाती है, जिसके कारण के पूरा समाज उससे प्रभावित होता है। दूसरा क्या है कि भाषा की विविधता कह सकते हैं। अब भाषा की विविधता होगी, हम एक दूसरे की भाषाओं को समझ नहीं पाएंगे, तो थोड़ा क्या है, भावात्मक रूप से जुड़ना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, ठीक है ना। भाषा की विविधता हो गई। फिर आर्थिक विषमता, यहाँ क्या है कि कहा जाता है इंडिया में कि पैसा तो बहुत है इंडिया में, लेकिन क्या है, गिने चुने लोगों के पास है, मात्र 5% लोगों के हाथ में पैसा है, बाकी 95% जो लोग हैं वो गरीब ही है लगभग। तो आर्थिक विषमता बहुत बड़ी विषमता है, ये बात है किसी भी देश के लिए। हालांकि ऐसा किसी और देश के पास ऐसी स्थिति है नहीं जैसे इंडिया की है। इसलिए आर्थिक विषमता। फिर है धार्मिक विभिन्नता। देखिए, धार्मिक विभिन्नता हो सकता है कि आप जिस मोहल्ले में रह रहे हो वहां 3-4 धर्म के, 2-3 धर्म के लोग रहते हो, तो क्या है कि जरूरी नहीं कि उनमें और आप में तालमेल बन ही जाए। तो अब ये जो धार्मिक विभिन्नता है, ये भी भावात्मक एकता में बहुत बड़ी बाधा है। चलिए इसके बाद देखते हैं। इसके बाद जो हमारे पास है वो भावात्मक एकता समिति के बारे में कुछ यहाँ पे आपको बताना है कि भावात्मक एकता समिति भावात्मक रूप से लोगों को संगठित करने के लिए, लोगों को एक करने के लिए, ताकि वो भावात्मक एकता विकसित होगी तभी राष्ट्रीय एकता विकसित की जा सकती है, वरना भावात्मक एकता के बिना राष्ट्रीय एकता की कल्पना करना ही बेईमानी है। तो भावात्मक एकता को विकसित करने के लिए इस सरकार ने एक कमेटी का गठन किया, एक है ना, एक समिति का गठन किया है। आखिर कब इसका गठन हुआ, तो लगभग सन क्या है 1961 है ना। सन 1961 में क्या है, डॉक्टर संपूर्णानंद ने, डॉक्टर संपूर्णानंद ने इसका गठन किया था, कमेटी का गठन किया, या है ना, इनकी अध्यक्षता में ये कमेटी का गठन किया गया था, भावात्मक एकता समिति का गठन डॉक्टर संपूर्णानंद की समिति में। कब, सन 1961 में। चलिए देखिए इसका क्या क्या रोल था जो समझते हैं। इसका रोल था पाठ्यक्रम। इसका मानना था कि पाठ्यक्रम ऐसी होनी चाहिए जो कि लोगों को भावात्मक रूप से एक कर सके, है ना। ये शिक्षा के क्षेत्र में ही तो पढ़ रहे हैं ना, क्या शिक्षा के सिद्धांतों में पढ़ रहे हैं, तो शिक्षा से रिलेटेड बातें ही भावात्मक एकता समिति द्वारा जो शिक्षा से रिलेटेड जो भी बातें कही गई उसके विषय में ही हम लोग पढ़ेंगे। तो पाठ्यक्रम हो गया। फिर क्या है, पाठ्य, है ना, पाठ्य पुस्तक भी हो सकता है, या पाठ सहगामी क्रियाएं इसमें कह सकते हैं। मतलब ऐसी क्रियाएं जो कि क्या है, आपको भावात्मक रूप से एक कर दे। उसके बाद थर्ड है, थर्ड क्या हो सकता है कि ये भाषा तथा लिपि, भाषा तथा लिपि, ऐसे भाषा या ऐसी लिपि का क्या है कि उपयोग किया जाए जो कि सभी लोगों के लिए सुलभ हो और भावात्मक रूप से जुड़ने में वो सहायक हो। फिर क्या है, पाठ्य पुस्तकें। पाठ्य पुस्तकों का तो बहुत बड़ा रोल होता है किसी भी व्यक्ति के जीवन में, अगर वो शिक्षा लिया हो तो, और अगर नहीं लिया तो फिर क्या पाठ्य पुस्तक का रोल, है ना। फिर क्या है, सांस्कृतिक कार्यक्रम। सांस्कृतिक कार्यक्रमों द्वारा भी क्या है, इस सांस्कृतिक कार्यक्रम, इन सभी के माध्यम से ये जो समिति है लोगों में भावात्मक एकता का विकास करने का कार्य करती है। तो यही था भावात्मक एकता से जुड़ी बातें, इतनी सी।
तो आज हम लोगों ने जो सीखा भावात्मक एकता के लिए, हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग समाज में उसको अपने तो अपने से अपने भावनात्मक रूप से आप उन चीजों को जरूर एक्सेप्ट करिएगा और समाज के लिए या राष्ट्रीय एकता की भावना को विकसित करने में आप जरूर से जरूर मददगार साबित होइएगा। तो चलिए, अगर आपको ये चीजें समझ में आई हो, भावात्मक एकता का जो टॉपिक आज हमारा था, अगर आपको समझ में आया तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।